महफूज हो वतन अपना, बस ऐसा राग चाहिए। कीमत में ले ले तू लहू मेरा, पर मुझे स्वर्णिम शांत भारत मेरा चाहिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम। उधमपुर के एक छोटे से गांव सियाल सलन के रहने वाले एक्स नायब सूबेदार बोधराज भारद्वाज, जिन्होंने कई साल देश की सेवा के लिए दिए। आर्मी द्वारा भारत की रक्षा के लिए कई बड़े ऑपरेशंस में इन्होंने अपना योगदान दिया है। ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन ब्लू स्टार, कई ऐसी जंग में इन्होंने भारत की सलामती के लिए बिना अपनी जान की परवाह किए आर्मी के ऑपरेशंस में अपना योगदान दिया है। आज इतने सालों के बाद बोधराज जी अपने गांव में रह रहे हैं, खेती बाड़ी में रुचि रखते हैं, पशुओं से प्यार करते हैं और अपनी जिंदगी हंसी खुशी से व्यतीत कर रहे हैं। आज हम आपको स्वतंत्रता दिवस पर रूबरू करवाएंगे एक्स नायब सूबेदार बोधराज भारद्वाज जी से, और हम सुनेंगे कि कैसे आर्मी में इन्होंने इतने बड़े बड़े ऑपरेशंस में हिस्सा लिया, कैसे उन्होंने अपनी जान से पहले अपने देश को प्राथमिकता दी। तो चलिए सुनते हैं उनकी कहानी, उनकी ही जुबानी। हवलदार जी ने शाम को ट्रेन में बिठाया, जो ट्रेन जबलपुर दिल्ली जाती थी। दिल्ली से फिर हम निजामुद्दीन गए, निजामुद्दीन से हमने जबलपुर के लिए ट्रेन पकड़ी। तो जहाँ से हमें एक एक कंबल और 50-50 रुपये किराए के तौर पर दिए गए थे, खर्चा पानी के लिए। उसके बाद फिर हम जबलपुर जब पहुँचे, तो जबलपुर जाने के बाद 4 वीक तक हमारी नॉर्मल वर्क हमारे से चलता रहा, और उसके बाद 4 वीक के बाद हमारी ट्रेनिंग शुरू होगी। उसको बोलते हैं बेसिक ट्रेनिंग, जो रिक्रूटी के तौर पर जानी जाती है। 4 वीक ट्रेनिंग होने के बाद फिर आरटी टेस्ट होता है। आरटी टेस्ट में जो पास हो जाता है, आगे की उसकी रिक्रूटी शुरू हो जाती है। उसमें 2 लड़के हमारी प्लाटून से फेल हो गए थे, वो वापस घर चले गए थे। 10 वीक के बाद जो है 5 किलोमीटर रन होता है, वो पास करना पड़ता है। उसके बाद जब 15 वीक होते हैं, उसके बाद 10 किलोमीटर की रन होती है, वो भी पास करना पड़ती है। उसके बाद बीबीटी 5 किलोमीटर हफ्ते में एक बार पास करना पड़ती है। इंडोरेंस होती है 26 किलोमीटर की, वो भी पास करना पड़ती है। उसके बाद जो है 17 वीक के बाद हमारा फायरिंग शुरू हो जाता है। फायरिंग 1 हफ्ता चलता है। फायरिंग में अपनी रिपोर्ट कार्ड के हिसाब से फायर में टेस्ट में पास होना पड़ता है। जो फायर में टेस्ट नहीं पास होता, उसको 4 हफ्ते के लिए पीछे रेलीगेट कर देते हैं। जो पीछे प्लाटून 4 हफ्ते के लिए आ रही होती है, उसमें वो चला जाता है, तो वो उस प्लाटून से निकल जाता है। 4 हफ्ते फिर से ट्रेनिंग करने के बाद फिर अपना फायरिंग पास करने के बाद फिर आता है। जब हमारे 28 वीक पूरे हो जाते हैं, तो उस समय हमारा 28 वीक के बाद हमें रिक्रूटी छुट्टी जो है 28 दिन की भेजा जाता है घर में। तो जब मैंने रिक्रूटी कर रहा था, तो उस समय हम जब जहाँ से भर्ती होके गए, तो घर में थोड़ा कमाई वगैरह कम थी। हमारे फादर एक्समैन हो गए थे, पेंशन आ गए थे। तो मैंने अपनी मदर के लिए 50 रुपये उस समय मनी ऑर्डर भेजा। तो 50 रुपये उस समय बहुत ज़्यादा होते थे, आजकल के 500 के बराबर है। तो मेरी मदर बहुत खुश हुई कि मेरे बेटे ने मेरे लिए 50 रुपये मनी ऑर्डर भेजा है। तो उसके बाद रिक्रूटी छुट्टी 28 दिन आए, घर में रहे। 28 दिन रिक्रूटी छुट्टी काटने के बाद जब वापस चले गए, आजकल फ़ौज में बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। जब लड़के लोग कसम परेड खाते हैं, तो उनके माँ बाप को, पेरेंट को बुलाया जाता है। हमारे टाइम में ऐसे नहीं होता था, पेरेंट को नहीं बुलाते थे। मगर हमें कसम परेड की वाले डे का बहुत खुशी से, बेसब्री से इंतज़ार रहता था कि हम जिस दिन हम उस दिन कसम खाएंगे हिंदुस्तान के प्रति कि हम आज सोल्जर बनने वाले हैं। तो 30 और 32 वीक के बीच में हमारी जो है कसम परेड हो जाती है। उससे पहले रिहर्सल चलती है 4 वीक कसम परेड की। रिहर्सल करने के बाद फिर कसम परेड होती है। कसम परेड होने के बाद फिर वहाँ 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 4 वीक भी महीना लग जाता है। तो उसके बाद शार्ट आउट करके 40 बॉयज़ को अलग अलग झूंटों में भेज दिया जाता है। तो हम 3-4 लड़के जो है 3 जैक राइफल में चले गए।
मैं 3 जैक रैप में चला गया, वहाँ मेरी 5 साल सर्विस हुई। तो उसके बाद जो 5 साल से होने के बाद हमें क्या नाम है, पहले ब्लू स्टार शुरू हो गया। तो मैंने ब्लू स्टार लड़ा, रोपड़, अमृतसर, मोहाली, चंडीगढ़ इस एरिए में रहे हम। ऑपरेशन ब्लू स्टार ख़त्म होने के बाद फिर आर्मी में कुछ यूनिटें मिक्स खड़ी हुई, तो हमें एक मिक्स यूनिट में 18 गढ़वाल में चले गया मैं, वहाँ भेज दिया गया। गढ़वाल में, गढ़वाल का सेंटर है लैंसडाउन में, कोटद्वार से आगे नजीमाबाद से ट्रेन जाती है। वहाँ मैंने 18 साल नौकरी किया। 18 साल नौकरी करते करते हमने उसी यूनिट में 18 गढ़वाल में श्रीलंका भी शांति सेना बन के गया मैं। दीपावली वाले दिन हमारे 22 बंदे मिलिटेंटों ने, LTTE बोलते हैं उनको, LTTE ने 22 बंदे दिवाली वाले दिन मार दिए थे। वो जब दिवाली का दिन में, आज भी दिवाली आती है तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते। उस दिन हमारे 22 बंदे मर गए थे, हमने दिवाली नहीं बनाई। फिर उसके बाद एक लड़के की गर्दन जो नारियल के पेड़ के ऊपर अटकी हुई थी, वहाँ मैंने RPG का गोला मारा और उसकी गर्दन नीचे उतारी। उसकी गर्दन नीचे उतारने के बाद फिर 22 बंदों को इकट्ठा किया और उनका ना फिर अलग अलग डेड बॉडी इकट्ठा किया। उन दिनों में क्या होता था कि डेड बॉडी जो घर नहीं जाती थी, तो 22 आदमियों को जब संस्कार किया गया तो हमें बहुत बुरा लगा। 3 दिन तक हमने खाना नहीं खाया, हमारे यूनिट में चूल्हा नहीं जला। सीओ साहब हमारे बहुत परेशान हो गए। एक दिन फिर प्लानिंग बना हमारा, कसम खाई हमने कि हम छोड़े नहीं। दूसरे दिन ऑपरेशन, 1 हफ्ते के बाद हमारे सीओ साहब ने ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन में उनके 32 आदमी मारे हमने। हम बहुत खुश हो गए। माँ जय भारत के नारे लगाए, इंडिया जिंदाबाद। और उसी के 1 हफ्ते के बाद जब चला तो बिरप LTTE का बड़ा कमांडर भी मारा गया। वो समुद्री जहाज में था, समुद्री जहाज को कैप्चर किया। यूनिट 18 गढ़वाल राइफल थी, वो 18 गढ़वाल ने कैप्चर किया मेरी यूनिट को। उस समय श्रीलंका में रहने के बदौलत, अच्छा काम करने की बदौलत मिलिट्री गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया पूरी यूनिट को। शांति सेना रहने के बाद फिर हम वापस इंडिया आए। इंडिया आने के बाद हमें ग्वालियर लोकेशन मिला। ग्वालियर 3 साल जब निकल गए हमारे, तो 3 साल के बाद हमारी यूनिट का ट्रांसफ़र आया सैचन ग्लेशियर। 1 साल हमने लेह में निकाला, क्लाइमेट किया। क्लाइमेट करने के बाद जो आदमी का, हर एक आदमी का 2 महीने, महीना 15 दिन क्लाइमेट होता है। क्लाइमेट करने के बाद वो आदमी आगे सैचन ग्लेशियर के लिए 3 महीने के लिए पोस्ट पर रवाना हो जाता है। बेस कैंप में हम पहुँचे तो पहला इंडेक्स चला गया, हम सेकंड इंडेक्स में गए थे। वहाँ सामने एक केके रिज पड़ती है, उसका नाम है किरियाकारम रिज। उन दिनों में भी डेड बॉडी घर भेजने का आर्डर नहीं था, डेड बॉडी फौज में ही जलाई जाती थी। तो हमारा सेकंड इंडेक्स गया तो उसमें भी हमारे सेकंड इंडेक्स में एक लड़के को हैप्पू हो गया, जो फेफड़े में बर्फ़ जम जाती है और सांस लेने में प्रॉब्लम आ जाती है। सैचन ग्लेशियर में 2 लड़ाई है, जैसे करगिल में लड़ाई लड़ी हमने, तो वैसे ही सैचन ग्लेशियर में भी डबल लड़ाई है। एक तो लड़ाई बर्फ़ से लड़ना पड़ती है, दूसरी दुश्मन से लड़ना पड़ती है। दुश्मन को भी टारगेट बना के रखना पड़ता है, दुश्मन की एक्टिविटी को मद्देनज़र रखना पड़ता है। सैचन में भी पाकिस्तान के पोस्ट थोड़े नज़दीक ही हैं, तो वहाँ एक लड़का हमारा मर गया था, रमेश। उस समय मैं क्वार्टर मास्टर की ड्यूटी भी करता था। मेरी ड्यूटी जो DZ एरिया में थे, मतलब DZ एरिया का होता है कि ड्राफ्टिंग जोन एरिया, उसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग जोन एरिया, जहाँ जहाज ड्राफ्टिंग करता है। तो वहाँ पे उसकी डेड बॉडी लाई जब, तो अभी हमें पता नहीं होता, हमने कभी मुर्दा या मरता हुआ आदमी नहीं देखा था। तो उसकी टांगें क्लोज नहीं की लड़कों ने, तो टांगें लंबी करके रखी थी।
अभी हैली में टांगे क्लोज करनी पड़ती है, तो हमने बड़ी मुश्किल उसकी टांगे तोड़ मोड़ के इकट्ठी करी और उसकी बेचारे की डेड बॉडी फिर नीचे बेस कैंप में भेजी। तो बेस कैंप में जब उसकी डेड बॉडी भेजी तो वो ही फिर कहने का मतलब वो वहाँ क्रियाकर्म रिज है जो उसके नीचे एक छोटी नदी बहती है, उस नदी के किनारे में जलाया जाता है। तो हम वहाँ पे 6 महीने का टर्नओवर वहाँ निकाला। सेकंड इंडेक्स में 2 इंडेक्स यूनिट के पूरे हो गए, तो मैंने सेकंड ग्लेशियर काटा। उसके बाद मेरे पोस्ट का नाम था चंदन कॉम्प्लेक्स। तो मेरे साथ 10 लड़के होते थे, उस समय मैं हवलदार था। तो डीजेट एरिया में भी देखना, फिर जब पेट्रोलिंग का नंबर पड़े तो पेट्रोलिंग में भी जाना। एक बार क्रैप्स में चले गए कोई 50 फीट नीचे। तो ये तो माता रानी दुर्गा की मानो तो चाहे ऊपर वाले का हुक्म मानो, हमने रोपअप हो रखे थे, तो रोपअप की वजह से हम बच के, नहीं तो अदरवाइज हम सचिन ग्लेशियर में ही मर जाते। बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है एक सैनिक आदमी को ना। वहाँ ना उसकी माँ होती है, ना बाप होता है, ना कोई होता है। उसको खुद बाई खुद सेल्फ ऑन डिपेंड रहना पड़ता है। इसीलिए बोलते हैं सैनिक को उसका हौसला बुलंद होना चाहिए, इरादा पक्का होना चाहिए, तब जाके लड़ाई लड़ता है। लड़ाई दिमाग और दिल से लड़ी जाती है, दोनों का तालमेल होना चाहिए, तब जाके। यहाँ तो लोग ऐसे हैं 2-4 कदम के लिए ये ले लिया वो ले लिया, उसके लिए लड़ते हैं। लड़ने के लिए वहीं पे लड़ना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं ना, सिविल में लोग मरते हैं 2 गज कफन के लिए, मरना तो सैनिक का कहते हैं जो मरते हैं अपने वतन के लिए। पर में सोपुर से हमारी जुंड रही मागम में बहुत बड़ा गढ़ है, मिलिटेंटों का मानने वाली बात है। वहाँ से रास्ता जाता है गुलमर्ग के लिए। तो वहाँ पे भी बहुत मिलिटेंटों का साथ टकरा हुआ। वहाँ भी एक लड़का हमारा मारा गया था एक ऑपरेशन में, मगर ऑपरेशन बहुत 24 घंटे वो ऑपरेशन चला था। उसमें 5 मिलिटेंट हमारी जूनटे मारे थे। कुपवाड़ा में रहते रहते भी हमारी 18 गढ़वाल जो है गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित फिर से दोबारा दूसरी बार हो गई। उस समय हमारे यूनिट ने वहाँ पे 32 मिलिटेंट मारे थे गिनती में 18 गढ़वाल ने। तो गैलेंट्री अवार्ड के लिए हमारे जो है उस समय हमारे जनरल हुआ करते थे, रावत साहब ने बुलाया तो गैलेंट्री अवार्ड सूबेदार मेजर साहब के वो लेके आए। जब हम सोपुर में, तो सोपुर में रहते रहते हमारी जो है थोड़ी एक्टिविटी शुरू हो गई थी पाकिस्तान की OPBJ के लिए, ऑपरेशन के लिए। तो पाकिस्तान आस्ता ऊंची जगह पे पोस्ट अपने सेटल कर रखा था, मगर हिंदुस्तान को कोई काना फूंसी खबर नहीं थी। वहाँ से हमारे यूनिट को ऑर्डर मिला कि आप लोगों ने सोनामार्ग में अमरनाथ यात्रा करवानी है। जून महीने का टाइम था। ये काम मई में पाकिस्तान ने आस्ता शुरू कर दिया था। तो हम जून में जब गए वहाँ पे 16-17 जून को हम सोनामार्ग पहुँच गए हमारी यूनिट मागम से। 18 जून को अर्जेंटली हमारे यूनिट को CO साहब को फ़ोन आ गया आर्मी हेडक्वार्टर के से कि आपकी यूनिट जो है ऑपरेशन BJ में हिस्सा लेगी, OPBJ शुरू हो गया है। चलो जी, यूनिट को गाड़ियाँ मिल गई, अपने अम्यूनिशन वहाँ पे ही हमें सप्लाई हो गया, सब कुछ हो गया। यूनिट मूव कर गई आगे। वहाँ से सोनामार्ग से ऊपर चले गए हम, मटियान जगह पड़ती है, वहाँ से वहाँ हेलीपैड है। मटियान से आगे चले गए हम, ताजिर गांव पड़ता है। ताजिर गांव से थोड़ा 2 किलोमीटर आगे चले जाओ तो वहाँ से ऊपर रास्ता जाता है टाइगर हिल के लिए। ताजिर गांव के बीचों बीच जाना पड़ता है। हमारे से पहले 13 जैकरैफ 8 सिख, सेकंड जैकालाई, सेकंड राइरफ, ये यूनिटें पहले डिप्लाई हो चुकी थी। फर्स्ट नेगा का बहुत नुकसान हो चुका था, राजपूत का भी नुकसान हो चुका था। 13 जैकरैफ रोड पे थी, उन जाते जाते रोड पे, अभी तो वो पोस्ट पे जाने वाली थी तो उनके ऊपर RT शेलिंग आ गई रोड पे ही। और हमारी यूनिट उस समय पीछे थी, तो हमें पता चल गया कि 13 जैक के ऊपर शेलिंग आ गई है।
हमारे एक डिब्बा हेडक्वार्टर पे भी शेलिंग आ गई, तो डिब्बा हेडक्वार्टर को भी उसी समय वहाँ से उठा लिया गया। हमारी यूनिट को टास्क मिला कि आप लोगों ने 0.4700 को क्लियर करना है। 0.4700 जो है टाइगर हिल के सामने खड़े हो जाओ, पाकिस्तान की तरफ खड़े होके, तो हमारे राइट साइड में जो है 0.4700 पहाड़ी पड़ती है। सेंटर में टाइगर हिल आता है, उसके लेफ्ट साइड में भी एक पहाड़ी पड़ती है। तो हमारी यूनिट को टास्क मिला था कि आपने 0.4700 क्लियर करनी है। उससे पहले एक बार हमारी यूनिट का अटैक पीछे हो चुका था, उसमें हमारी डेल्टा कंपनी को टास्क मिला मेजर जोशी को कि आपने 0.4700 को क्लियर करना है। टाइम आपको रात के 12:25 पे आपने वहाँ पे अटैक करना है। तो 28 जून को हमने मूव किया, 4 घंटे लग गए पैदल चलते चलते। तो 12 बजे ठीक पहुँचे जब, तो पहली पोस्ट पे अटैक किया जब हमने, तो पहला पोस्ट ले लिया। दूसरे पे अटैक किया, दूसरा भी ले लिया। कुछ बंदों को हमारों को भी लगी, उनको को भी लगती रही। जब तीसरे पोस्ट पे हमें अटैक करने को भेजा, तो सामने से मेरे आगे एक लड़का था राकेश कुमार, जो पंजाब अमृतसर का रहने वाला, उसके माथे पे ब्रस्ट लगा और वो डेड हो गया। उससे पहले मैंने एक आरपीजी का फायर भी किया उनकी पोस्ट से, जो पहले हमने पोस्ट लिया था। जब हमने मूव किया तो लड़के को 70-80 गज पे हमारा टाकरा हो गया उनसे। वो बंकर था कैमोफ्लाई कंसीलमेंट में। वहाँ 6 नारदान बटालियन की डिप्लॉयमेंट थी पाकिस्तान आर्मी की। हमने उसके बाद वहाँ से नीचे एक नाला पड़ता है 150 गज, कम से कम 150 फीट नाला था। वहाँ पे एक गरारी लगा रखी थी उन्होंने, वो रस्से के नीचे से उतरते थे। 3 आदमी तो भाग गए और 3 बंदे उनके मारे गए वहाँ पे। जिस बंदे ने राकेश को गोली मारी थी, उस बंदे को मेरे साथ था लड़का, उसने ब्रस्ट मार दिया। उसके पीछे वाले को मैंने मार दिया। जो उसके पीछे था उसने मुझे ब्रस्ट मारा। मैं लेफ़्ट साइड में डाइव कर गया। अगर मैं लेफ़्ट में डाइव नहीं करता तो मेरे सीधे सीने पे गोली आती, इसलिए मेरे फीमर बोन के बीच से ही ब्रस्ट निकल गया। तो लगने के बाद फिर मैं 20 मिनट के बाद फिर मैं बेहोश हो गया। तो पीछे मुझे लिफ्ट करके लड़के लेके आए स्ट्रेचर पे। वहाँ से 3 घंटे लगे कम से कम स्ट्रेचर पे आने के लिए। अगर राइट साइड में जाओ तो नाले पे चले जाएंगे, क्रैप्स में, फिर बर्फ़ में आदमी का पता नहीं चलता था। तो आस्ता आस्ता ही आना पड़ता वहाँ से। और उस समय फिर पेन बहुत हो रही थी मेरे हार्ट पे। 4 घंटे जब लगे हमें लिफ्ट करते करते, उससे पहले मैंने अपना 20 मिनट जब लड़ाई लड़ी, तो उससे पहले मैंने अपना फर्स्ट एड कर चुका था। मैं फर्स्ट एड में ब्रूफिन का इंजेक्शन मैंने खुद लगा रखा था। पट्टी लेके, रुई लेके फीमर बोन के बीच में ठूंस दी थी मैंने। पोच के बाहर मैंने कस के पोच बांध दिए थे। ब्लड मेरे बूट के, कॉफलेच बूट था, बोट के बीच में भर गया था। तो फिर मैं बेहोश हो गया। मुझे लड़के नीचे लिफ्ट करके लेके आए। वहाँ से 4 घंटे लगे। तो वहाँ पे एडीएस था हमारा, वहाँ डॉक्टर साहब भी थे, उन्होंने भी मेरा थोड़ा फर्स्ट एड किया। फिर वहाँ पे हमारे सीओ साहब ने हेली मंगाया, और भी 3-4 लड़के थे, 5। हेली से हमें जो है गुमरी भेजा गया। गुमरी जो है एयर पट्टी है हमारी, वहाँ पे एडीएस बना हुआ था। एडीएस पे भी फर्स्ट एड ही हुआ, बुलेट नहीं निकला। फिर वहाँ से हेली पे श्रीनगर बदामी बाग में लिफ्ट किया। 15 कोर हेडक्वार्टर के बीच में एमएच पड़ता है। तो वहाँ पे एक ऑपरेशन हुआ। 4 बजे फर्स्ट लाइट पे हमें और भी 4-5 बंदे थे हमारे साथ, हमें उधमपुर कमांड हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया। कमांड हॉस्पिटल में जब इधर शिफ्ट किया, तो जहाँ फिर मेरा जब ऑपरेशन चल रहा था, तो घर वालों को भी पता लग गया। फ़ोन किया बाढ़ वालों ने, तो पहुँच गए हैं। तो मेरा AB पॉजिटिव ब्लड था, AB पॉजिटिव ब्लड मिल गया। जहाँ पे ऊपर वाले की मेहरबानी है, हम घर के 5 मेंबर हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, मैडम है हमारा 5 का AB पॉजिटिव है। तो उसके बाद इन्होंने ब्लड दिया, तो इनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।
तो मैं ऊपर वाले की दया से आस्ता आस्ता अप्रूवमेंट होता रहा, कुछ दिन DI लिस्ट पे चलता रहा, उसके बाद अप्रूवमेंट होता गया। रही बात अपने विश्वास किसी चीज़ के ऊपर रखना हो तो वो रखना ही चाहिए। दूसरी बात ये है कि बोलते हैं ना, गुरु का थप्पड़ बच्चे को बना देता है और माँ का प्यार बच्चे को बिगाड़ देता है। तो हमने अपने गुरु की पूरी ट्रेनिंग ली थी, तो मैंने अपनी ज़िंदगी बचा ली। तो माँ बच्चे को प्यार सिखलाती रहती है, बच्चा बिगड़ जाता है। इसलिए बच्चे को हमेशा गुरु ही तैयार कर सकता है। तो पोस्टिंगें भी काटी हैं, सेंटर में भी रहे, रूट भी तैयार किए, हर जगह रहे, बहुत अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा सफ़र निकला। तो हर जो बच्चा गांव से उठ के बड़े शहरों में जाता है, वहाँ जाके ख़राब नहीं होना है, कभी गंदे सोसाइटी में नहीं रहना है, अच्छे काम में अच्छा नतीजा मिलता है, अच्छी संगत, अच्छी सोबत मिलती है, अच्छे आदमियों का साथ करो, बुरे आदमियों का साथ कभी मत करो। आने वाली पीढ़ी के लिए हमारी यही प्रेरणा है। इसी के साथ मैं ये अपना समाप्त करता हूँ। फांसी चढ़ गए और सीने पर गोली खाई, हम उन शहीदों को प्रणाम करते हैं जो मिट गए देश पर, हम उन्हें सलाम करते हैं। स्वतंत्रता दिवस मुबारक हो। जय हिंद, जय भारत। कोई फिक्र नहीं करना भैया, सब ठीक है। तो मेरे को इतना परेशान हो गई, मेरा बेहोश हो गई। मैंने बोला भाई कुछ ज़्यादा ही लगी है। नहीं होता था। एक हमारे गांव यहाँ से कोई 5 मिनट लग जाते हैं कि उनके घर में, उन्होंने ही बताया था कि आपके पापा को लगी है। तो हम उधर से रोते चिल्लाते हुए माता के आगे मत्थे टेकते हुए, क्योंकि हमारे मदर्स थे, वो भी उनकी डेथ हो गई थी, जो हमारी मदर इन लॉ थी उनकी भी डेथ हो गई थी। तो हमने सोचा पता नहीं क्या भगवान हमारे लिए, तो रोते। प्राउड फील होता है उस टाइम कि हमारे पापा जो हैं उनको गैलेंटियर अवार्ड भी मिल चुका है, और ये हमारे लिए एक हीरो हैं, करगिल वार हीरो, और ये हमारे लिए सच में एक रियल हीरो हैं।